हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा लेक्चर। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, जो होने वाली है वो आज की क्या रहने वाली है, फिजिकल स्टेट। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज देखो आपको स्लाइड पे दिख रही होगी। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज, अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, देन डेंसिटी है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आज अपन अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके बोर्ड्स में फिक्स है बेटा, इन चारों प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी, और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बोर्ड को तो कोई दो प्रॉपर्टी वो दे सकता है इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक और बहुत इजी भी है। तो ये स्कोरिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे फिजिकल स्टेट की, तो अब देखिए फिजिकल स्टेट अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं हेलो एल्केन्स का। सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चा किसका? हेलो एल्केन्स का। अरीन्स का आगे करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं हेलो एल्केन्स की, तो भाई हेलो एल्केन को हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया इस पॉइंट को समझने के लिए। एक तो लोअर मेंबर्स और एक हायर मेंबर। अब सर ये लोअर मेंबर क्या है, ये हायर मेंबर क्या है? तो देखो बेटा, ध्यान से देखो, आपके जो मिथ इत वाले होते हैं, जैसे मैंने कह दिया मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब क्या है? आपके लोअर मेंबर है। भाई लोअर मेंबर में क्या आ गए? जैसे मान के चलिए CH3Cl हो गया, है ना, CH3Br हो गया। तो ये सब क्या है? आपके लोअर मेंबर्स हैं। और अगर बात करी जाए हायर मेंबर्स की, तो हायर मेंबर क्या हो गया? जैसे मैंने आपसे कह दिया C4H9Br। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोल दिया? जैसे मैंने मान के चलिए आपसे बोल दिया कि यहाँ पे C5H11Br, हाँ या ना, या Cl कर लो उसको। ये सब आपके एग्जाम्पल दिए मैंने हायर मेंबर्स के। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो आपके लोअर मेंबर्स होते हैं, आरएक्स की बात चल रही है ना, तो उनमें जो लोअर मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3Br, ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये बेटा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करें अगर हायर मेंबर्स की, तो बेटा जो हायर मेंबर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हायर के अंदर भी जो ज्यादा हायर होगा वो सॉलिड में होगा और जो कम हायर होगा वो आपका लिक्विड में होगा। क्लियर है ये चीज? तो लोअर मेंबर एग्जिस्ट किस में करेंगे? गैसियस स्टेट में। हायर मेंबर किस में एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड या सॉलिड में। और ज्यादा हायर है तो डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करने वाला है। आई होप ये सिंपल से पॉइंट्स मेरे सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हो रहे होंगे। अब अगर देखो, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें, तो वापस हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पे? जैसे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स के बारे में, तो इस स्लाइड में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हेलो अरीन्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? हेलो अरीन्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, हेलो अरीन्स को भी अपन ने दो पार्ट में कर दिया है ना, डिवाइड, एक हायर मेंबर और एक लोअर मेंबर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं किसके? हेलो अरीन्स के, वो एग्जिस्ट किस में करते हैं बेटा? वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। वो किस में एग्जिस्ट करते हैं? वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। अब अगर मैं आगे चलूं, तो इसको हम देखें लोअर मेंबर्स को। ठीक है, जैसे हेलो अरीन्स के क्या है? आपके लोअर मेंबर्स हैं, तो वो किस में एग्जिस्ट करेंगे? वो एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में। किस में एग्जिस्ट करेंगे? वो एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में। बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर गैसियस स्टेट में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। जो हेलो अरीन्स हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। हायर मेंबर सॉलिड स्टेट, लोअर मेंबर लिक्विड स्टेट। अच्छा, कभी कभी ये डाउट होता है सर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? यहां पे देखो, मोस्ट प्रोबेबली क्या है आपका असर्शन रीजन। ठीक है, यहां से काफी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन दो टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है कंपेयर टू सिंपल एमसीक्यू। तो आपको पता है आजकल जो बोर्ड्स है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का रेशियो इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे अच्छा बच्चा वही है जो टॉपिक को पढ़ के ये खुद दिमाग लगाए कि यहां पे क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट हो सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको भी खुद, जिसे कहते हैं ना, रिसर्च करना कि भैया कैसे इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, खुद का ही दिमाग चलना, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी अपने आप मिल जाती है आपको। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। भाई सबसे पहले हमने क्या देखा? फिजिकल स्टेट में ही चल रहा है, खैर वो ठीक है, कलर उसका जो पॉइंट आ गया। अब बात करूं अगर मैं कलर की, तो यहां पे आपको ये अच्छी तरह समझना है
कि जनरली जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, जो आपका आरएक्स होता है, ठीक है, वो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं कलरलेस। जो आपका आरएक्स है वो जनरली कैसा होता है बेटा? वो होता है कलरलेस। एम आई क्लियर? इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट होने वाला है। बोलो प्यारे बच्चों। भाई जो मेरे पास आरएक्स है वो जनरली क्या होता है? कलरलेस। लेकिन सर आपने जनरली बोला तो कुछ ना कुछ तो लोचा होगा यहाँ पे। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, क्या बोला बच्चों मैंने? जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, CH3BRO, CH3IO, C2H5BRO, C2H5IO, ये जो आपके होते हैं, ये क्या दिखाते हैं? कलर शो करते हैं। ये क्या बोला मैंने? ये क्या शो करते हैं बेटा? कलर शो करते हैं। कब? When they are exposed towards light। अगर आप इनको लाइट में रख देंगे तो ये कलर आपको शो करेंगे, मतलब दे वुड अपीयर कलर्ड। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये पॉइंट, कि भाई ऐसे तो जो आरएक्स होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप आयोडाइड या ब्रोमाइड को, अगर आप ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड को एक्सपोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो कलर शो करने लग जाता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करने वाले अपन स्मेल के बारे में, कि भैया इनकी स्मेल कैसी होती है, ठीक है, ये कैसे स्मेल करते हैं। तो अगर बात करें स्मेल की, तो जितने भी गैसियस हेलो एल्केन, अब देखो मैं गैसियस बोलूं या फिर वोलेटाइल बोलूं, आपको समझना एक ही है भाई। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली वेपराइज हो जाता है, हाँ या ना? और गैस तो वेपर फेज में ही मिलती है आपको, अरे हाँ या ना? तो मैं गैसियस बोलूं या फिर वोलेटाइल बोलूं, एक ही मतलब समझना। तो क्या लिखा है? ऑल गैसियस हेलो एल्केन हैव स्वीट स्मेल। कैसी स्मेल होती है इनकी? स्वीट स्मेल होती है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो जितने भी आपको गैसियस हेलो एल्केन दिखेंगे वो आपके जनरली कैसे होते हैं? स्वीट इन स्मेल होते हैं। अब देखें, अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट को देखें, सेकंड पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं इन दी फर्दर स्लाइड्स। तो क्या है भैया? ये है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये? फटाफट से बोलो बच्चों। ये है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक फोर्स का नाम आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, वेंडरवाल फोर्स। क्या बोला बच्चा मैंने? वेंडरवाल फोर्स। अभी अपन आगे एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट भी लूंगा, बिकॉज अगर मान के चलिए बोर्ड ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर, तो मेरे प्यारे बच्चों के सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमने इसके सारे स्टेटमेंट्स अभी फर्दर स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं। बस आपको ध्यान से कंसेप्ट को समझना है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है? वो होता है वेंडरवाल फोर्स के। और जो वेंडरवाल फोर्स होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? वो होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके होता है वो? मॉलिक्यूलर मास के। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, तो मैं कह सकता हूं कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। अरे हाँ या ना? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका, जिसका, दोबारा गिन, जैसे मान लीजिए 4 आपको मैंने हेलो एल्केन्स दिए है ना, 4 में से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उसी ऑर्डर में अपन को मॉलिक्यूलर मास देखना है, उसी ऑर्डर में उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहने वाला है। लेकिन सर मान के चलिए कि आइसोमरिक आपको मिल गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा C4H9Br है ना, इसके अपन ने आइसोमर बना दिया आपके सामने। अब बताइए क्या होगा अगर आइसोमर वाली कंडीशन है? इसका मतलब क्या? अगर साइज सेम हो गया, भाई आइसोमर का साइज तो सेम ही होने वाला है ना, सॉरी आइसोमर का जो मॉलिक्यूलर मास, हाँ साइज भी बोलूं मैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाला है। अरे हाँ या ना? ऑल राइट, तो अगर मान के चलिए मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है बेटा? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो इनवर्सली होता है किसके? ब्रांचिंग के। किसके इनवर्सली होता है बेटा? वो इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, सिंपल सा पॉइंट। अच्छा, ब्रांचिंग का मतलब अभी अपन सब आगे पढ़ने वाले, बस ये 2 पॉइंट ध्यान से समझना और दिमाग में रखना कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके होता है? वेंडरवाल फोर्स के। वेंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मॉलिक्यूलर मास के। अब अगर मान के चलिए मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, भाई 4 हेलो एल्केन दिए, चारों का मॉलिक्यूलर मास क्या था? सेम था, तो उस कंडीशन में आपको देखना है ब्रांचिंग। उस कंडीशन में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? ब्रांचिंग का होगा। अब ब्रांचिंग मतलब आपने डिग्रीज पढ़ी थी भाई, आपने प्रीवियस लेक्चर में आप रिकॉल करिए, आपने डिग्रीज पढ़ी है नहीं पढ़ी है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, उससे अकॉर्डिंग तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है? ज्यादा जुड़ा हुआ, ज्यादा हिस्टोरिकल हिंड्रेंस किसमें होती है? टर्चरी में। तो हम ये कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली है ब्रांचिंग के।
बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली है ब्रांचिंग के, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? प्राइमरी का, फिर किसका होने वाला है? सेकेंडरी का, फिर किसका होने वाला है? टर्चरी का। हाँ या ना? बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे आपको, 2 पॉइंट बस दिमाग में अच्छी तरह रखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करें अपन, तो क्या स्टेटमेंट, अब ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन प्रेजेंट है, आरएक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, आर जनरली पोलर, ये तो हमने पढ़ा ही था ना भैया कि जो आरएक्स होता है इसके बीच में तो पोलैरिटी डिफरेंस होता है। अरे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड पढ़ाता नहीं पढ़ा था, पोलर होता है नहीं होता है वो, हाँ या ना? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सर पोलैरिटी बिल्कुल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है। अब क्या लिखा है? आर जनरली पोलर ड्यू टू हायर पोलैरिटी एंड हायर मॉलिक्यूलर मास। 2 पॉइंट बोले, मॉलिक्यूलर मास लिंक करता है वेंडरवाल फोर्स से, मॉलिक्यूलर मास लिंक करता है वेंडरवाल फोर्स से, और जो यहाँ पे बोला गया हायर, सॉरी, जो यहाँ पे बोला गया हाई पोलैरिटी, पोलैरिटी लिंक करेगी डायपोल डायपोल मूवमेंट से। डायपोल 2 पोल बनने वाले हैं प्लस माइनस, हाँ या ना? तो क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी से कौन सा पॉइंट आने वाला है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वाला, और मॉलिक्यूलर मास से कौन सा पॉइंट आएगा? वेंडरवाल फोर्स वाला। क्या लिखा है? देन द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, देखो फर्क समझना भाई, CH4 क्या है? मिथेन है, और मिथाइल क्लोराइड बनाऊं तो CH3Cl है, हाँ या ना? अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ये तो पेरेंट चेन है, अरे ये तो पेरेंट चेन हुआ ना, और ये आपका CH3Cl हुआ। डिफरेंस क्या है भाई? हमें साफ साफ दिख रहा है सर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भाई प्ले करेगा यहाँ पे, हाँ या ना? इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास की बात करो तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होने वाला है, अरे हाँ या ना? CH3Cl का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, उसका डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? हाइड्रोजन का मास तो कम होता है, क्लोरीन का मास ज्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही कह रहा है आपसे, अगर आप पेरेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करेंगे तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा और उसके अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। Halogen derivatives have stronger intermolecular forces of attraction, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें डायपोल डायपोल मूवमेंट भी ज्यादा है और इसका वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा है। आप खुद सोच के देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है भाई? प्लस माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे एक दूसरे को? जो प्लस माइनस चार्ज है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना? कंपेयर टू पेरेंट चेन के, जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसके कंपेयर में जो ये हेलोजन कंपाउंड बना इसके अंदर, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा और उसका क्या बोला मैंने? पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। अब पोलैरिटी अगर ज्यादा है, पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो डायपोल डायपोल मूवमेंट ज्यादा हुआ, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलो आप, ठीक है, वो ज्यादा हुआ। और मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो उसका वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा हुआ। अब इसका वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा है, अरे इसका वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा है, ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी क्या है? ज्यादा है। तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो भी अपने आप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी ज्यादा हो गया, हाँ या ना? और जो इसके अंदर अब इन दोनों पॉइंट्स के कारण इसके अंदर क्या होगा बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। आई होप बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, क्लियर हो रहा होगा सभी बच्चों को। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं बात करूं यहां पे तो देखो क्या पॉइंट है, अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं, जो आपने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज द रीजन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, अरे हाँ या ना? CH3Cl ले लो, CH3Br ले लो, CH3I ले लो, ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ इक्विवेलेंट मासेस। ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट हो गया ना। जैसे मान के चलिए C2H6 लिया मैंने, लिया नहीं लिया, और यहाँ पे मान के चलिए मैंने C2H5Br ले लिया। अब आपसे कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली इसका ही ज्यादा होने वाला है भाई। इन दोनों को कंपेयर करो, मॉलिक्यूलर मास भी उसका ज्यादा है, इन दोनों को कंपेयर करो, पोलैरिटी भी उसकी ज्यादा है। अब क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा था तो क्या हो गया? वेंडरवाल फोर्स भी ज्यादा हुआ, और आपने पढ़ा है वेंडरवाल फोर्स डायरेक्टली किसके होता है? प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट के। यहाँ पोलैरिटी भी ज्यादा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी अपना रोल प्ले करेगा।
तो आपको तो बस सीधा सीधा, अब ऐसे किसी बच्चे को तो बहुत ही कम पॉइंट्स में चीजें समझनी है, तो उसके लिए तो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके होता है, साइज के होता है, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि साइज डायरेक्टली थी वेंडरवाल फोर्स के और वेंडरवाल फोर्स डायरेक्टली था बॉइलिंग पॉइंट के। बोलिए इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई, ये पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं। अब मान के चलिए होता क्या ना, अगर मान के चलो सिमिलर साइज होता या सिमिलर मास होता, क्या बोला मैंने, अगर आपका सिमिलर मास होता, तो उस केस में फिर अपन देखते हैं ब्रांचिंग को। तो उस केस में अपने को क्या ध्यान रखना था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के, ठीक है। तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता, प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का। तो उस केस में अपने को यह ध्यान रखना पड़ता। अब यहाँ पे एक नोट है सिंपल सा, और वो अपने को, अब आई होप ये नोट अगर आप पढ़ेंगे सब, मेरे जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं सबको समझ में आ जाएगा। The strength of the intermolecular attraction force increases as size, mass and number of electrons of the molecule increases। ठीक है, मास जैसे बढ़ेगा, साइज जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्ट्रेंथ भी जो होगी आपकी वो कंपैरेटिवली यहाँ पर, ठीक है, इंक्रीज होती जाएगी। वेन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सर मान के चलिए इस बार हमने आर को सिमिलर कर दिया, इस बार जो एल्काइल ग्रुप है भाई, एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, एक तो हैलाइड होता है और एक एल्काइल ग्रुप होता है। अब इस केस में हमने क्या करा, जो एल्काइल ग्रुप है उसको सिमिलर कर दिया, एल्काइल ग्रुप को क्या करा, सिमिलर कर दिया। जैसे मैं इसको देखो एज इट इज, मैं इसी का ही एग्जांपल और ले लेता हूं, CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3F। अरे हाँ या ना, तो इस केस में भाई CH3 तो कॉमन हो गया ना सब में। हम क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट से रिकॉल करिए सभी प्यारे बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके था, मॉलिक्यूलर मास के, किसके था, मॉलिक्यूलर मास के। अब मास सबसे ज्यादा किसका है, मास सबसे ज्यादा तो सर आयोडीन का है, फिर Br का है, फिर Cl का है और उसके बाद CH3F का है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, हाँ या ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली वेन डर वाल्स फोर्स के होता है और वेन डर वाल्स फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, CH3I का, फिर CH3Br का, फिर CH3Cl का, फिर CH3F का। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स चल रहे हैं, ये अपने को अच्छी तरह ध्यान से समझने हैं। अब नेक्स्ट केस देखिए क्या आ रहा है, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोला है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमें क्या डिटेल में समझना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो आप कलर का डिनोशन देखो, जो रेड कलर है वो क्लोराइड को बता रहा है, जो ब्लू कलर है वो ब्रोमाइड को बता रहा है और जो येलो कलर है, अगेन रेड कलर क्लोराइड को बता रहा है, ब्लू कलर ब्रोमाइड को बता रहा है और येलो कलर आयोडाइड को बता रहा है। ठीक है, तो CH3X का एग्जांपल लो। अब आपको देखो दो चीज समझ में आ रही होगी, सर अगर हम मान के चलिए, सबसे पहले इन तीनों को इस तरह से देखो आप, अगर आपने एक हेलोजन ले ली, अगर आपने यहाँ पे क्या करा, मैंने आपसे बोला यहाँ पे आपने एक ही हेलोजन ले लिया, जैसे मान के चलिए CH3Cl है ना, फिर क्या करा मैंने, X की जगह पे इसमें Cl लगाते जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, CH3Cl, CH3, CH2Cl, CH3, CH2, CH2Cl, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पर जो हैलाइड है वो तो सेम है, लेकिन भैया कार्बन चेन का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका होने वाला है भाई, यहाँ पे तो एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ तीन कार्बन है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका हुआ, इसका हुआ, हाँ या ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो भी ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो आपका यही हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, CH3, CH2, CH2Cl, हाँ या ना, क्लोरोप्रोपेन, फिर क्लोरो इथेन और उसके बाद क्लोरो मिथेन। आई होप ये बहुत सिंपल पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अब जैसे देखो इसको देखना जरा, इन तीनों को, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अभी वैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस भी करा था ना, यही तो पॉइंट, क्या किया था डिस्कस मैंने, चलिए यहीं कर लेते हैं डिस्कस। CH3Cl, CH3Br और CH3I और CH3I सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, फिर Br का, फिर Cl का, यही तो बता रहा है ये। क्यों, इस बार सर CH3 तो सेम है लेकिन अपन हेलोजेंस को देखेंगे, हेलोजन का भी तो मॉलिक्यूलर मास मैटर करेगा ना, तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, फिर आपका Br का, फिर आपका Cl का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आपका इस तरीके से रहने वाला है। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब यहीं अगर मान के चलिए C2H5Cl होता, ठीक है भाई ऐसे कर लो, C2H5Cl, उससे ज्यादा किसका होगा फिर C2H5Br, उससे ज्यादा किसका होगा C2H5I। अरे हाँ या ना, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, C2H5Cl उससे ज्यादा C2H5Br और उससे ज्यादा C2H5I। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट्स है जो आपको अच्छी तरह ध्यान में
रखने हैं। सबसे पहला मैंने बिल्कुल सिंपल सा आपको तरीका बता दिया है। बॉइलिंग पॉइंट, अगर इस चैप्टर की बात हो रही है, पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात हो रही है, तो क्या ध्यान में रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स के, और वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्टली किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। अब अगर मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाए फिर आपको देखनी है ब्रांचिंग। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए तो आपको ये देखनी है ब्रांचिंग, जो जनरली किसमें होगा, आइसोमर्स में होगा। किसमें होगा सेम, आइसोमर्स में होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट अगर देखें अपन, देखो आगे वही वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ द हेलोजन एटम्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे हेलोजन एटम भी सिमिलर है, और आप देखोगे ये क्या बन रहे हैं, आपके आइसोमर्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं ये बेटा, ये बन रहे हैं आइसोमर। अरे भाई CH3 CH2 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 Br, C4H10 Br है या नहीं है। अरे ब्रोमोब्यूटेन हुआ नहीं हुआ, ये भी आपका क्या है, इसके अंदर भी क्या है आपके 4 कार्बन है, और यहाँ देखो इसमें भी क्या है आपके 4 कार्बन है। अब क्या होगा, अब आपको डिग्रीज देखनी है। तो भाई ये क्या है आपका बच्चा, प्राइमरी है। ये क्या है बेटा आपका, ये है सेकेंडरी। और ये क्या है बेटा, ये है आपका टर्चरी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था सर, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, जो कि इस केस में हो रहा है, इस केस में आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो फिर हम क्या देखेंगे सर, हम देखेंगे फिर ब्रांचिंग। पहले हम डिग्री मेंशन करेंगे, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये टर्चरी है। और जैसा कि सर हमने पढ़ा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर, वो इनवर्सली होता है किसके, वो इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। किसके इनवर्सली होता है प्यारे बच्चों, वो इनवर्सली होता है ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा किस में है, टर्चरी में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया। फिर नंबर आएगा सेकेंडरी का, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, प्राइमरी का, बिकॉज प्राइमरी में ब्रांचिंग सबसे कम है। भाई सबसे ज्यादा ब्रांचिंग तो टर्चरी में थी ना, बोलो फटाफट से। भाई देखो स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रही नहीं दिख रही, ब्रांचिंग देखो, इस पॉइंट को देखो, इधर भी एक ब्रांच, इधर भी एक ब्रांच, इधर भी एक ब्रांच, इधर भी एक ब्रांच। यहाँ पर एक मतलब अगर आप ब्रोमीन के रेफरेंस में देखोगे तो ब्रांचिंग कम है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही सीधी चेन है, तो यहाँ पे ब्रांचिंग सबसे कम है। हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। चलिए अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको थोड़ा स्टार मार्क करना, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन लेवल अच्छा होता है तो डेफिनेटली इसको टच करता है पेपर, और इससे जेई में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके बोर्ड में आते ही रहते हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मैं ट्रिक से भी करवा दूंगा बहुत इजीली है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है भैया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ना, ये क्या है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर मैं बात करूं आपसे बॉइलिंग पॉइंट की, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की, और फिर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या बोला बच्चा मैंने, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, उसकी एक सिंपल सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्या, ओपीएम। क्या ध्यान रखनी है, ओपीएम। याद रहेगा नहीं रहेगा, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक से याद रहेगा नहीं रहेगा। क्या ट्रिक बताई मैंने बॉइलिंग पॉइंट की, मैंने बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक बताई ओपीएम। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो का, ठीक है। अगर आप डाई हेलो डेरिवेटिव ले रहे हो इस तरीके से, ठीक है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ऑर्थो का, फिर किसका होगा, पैरा का, और उसके बाद किसका होगा बेटा, किसका होगा, मेटा का, ठीक है। अब बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को आना चाहिए। आप याद करो, मैंने बताया था पैरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री। अब ये जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगेन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको मेल्ट करने में तो क्या लगेगा, उसको मेल्ट करने में तो ऑब्वियसली ज्यादा ही टेम्परेचर लगेगा ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होने वाला है। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट में ट्रिक क्या बन जाएगी अपनी, मेल्टिंग पॉइंट की अगर ट्रिक की बात करें तो क्या बन जाती है, पोम। क्या बन जाती है बेटा, पोम। पी फॉर पैरा, ओ फॉर ऑर्थो, एम फॉर मेटा। क्या बोला मैंने, पी फॉर पैरा, देखो पैरा वाले का कितना है 323, ठीक है ना। फिर ऑर्थो, फिर कितना है 256, देन मेटा कितना है 249। तो ये आपको सिंपल ट्रिक से ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ओपीएम, मेल्टिंग पॉइंट पीओएम। याद रहेगा नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट, और इससे क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, आते हैं, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक्स है ये, आपको इसको ध्यान रखना है। आई होप ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं अगर मैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है भाई हमारे पास, डेंसिटी। क्या आ रही है हमारे पास, डेंसिटी। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को पता है डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मास की होती है। भाई डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मास की होती है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, एनसीईआरटी की लाइन से अपन रीड कर रहे हैं, the density increases as the number of carbon atoms, the number of halogen atoms and the mass of halogen atom increases। समझ में आ रहा है भाई, नंबर इंक्रीज करेगा तो मास भी डेफिनेटली क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो जैसे जैसे नंबर है, मास है, इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करने वाली है, ठीक है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, अब देखो
पहले केस में क्या करा हमने, आर को सेम रखा, लिखा है ना द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी इफ आर इज सेम, मतलब अगर आपका एल्काइल ग्रुप सेम है उस केस में डेंसिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला। तो उस केस में फिर क्या देखेंगे हम, फिर हम हेलोजेंस को देखेंगे, अपने हैलाइड्स को देखेंगे। तो उस केस में एज यू नो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, देन कम्स ब्रोमीन, देन कम्स क्लोरीन एंड देन कम्स फ्लोरीन। ये हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चा, फिर आर का सबसे ज्यादा होगा, फिर आरबीआर का होगा, फिर आरसीएल का होगा, फिर आरएफ का होगा, क्योंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ। देन कम्स ब्रोमीन, देन कम्स क्लोरीन एंड देन कम्स फ्लोरीन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आई होप मेरे सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी व्हेन एक्स इज सेम। इस बार हमने क्या करा, एक्स को सेम कर दिया। एक्स यहाँ पे क्या है, हेलोजन। मान के चलिए मैंने क्लोरीन ले लिया CH3Cl, C2H5Cl, फिर मैंने लिया C3H7Cl, और फिर मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों, C4H9Cl। अब इस केस में आप देखो हेलोजन जो है वो क्या है, आपके सेम हो गए। यहाँ पे डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एल्काइल चेन। तो भाई एल्काइल चेन करे या हेलोजन करे, हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास देखना है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, C4H9Cl, देन C3H7Cl, देन C2H5Cl, देन CH3Cl। आई होप दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। पहले पॉइंट में आर सेम था तो हमने हेलोजन देखा, नीचे वाले पॉइंट में एल्काइल ग्रुप सेम हो गया, सॉरी नीचे वाले ग्रुप में हेलोजन सेम हो गया, तो हमने क्या देखा, फिर आपका एल्काइल ग्रुप देखा। क्या देखा हमने, एल्काइल ग्रुप। ऊपर में क्या हुआ था, अरे ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, ऊपर वाले केस में एल्काइल ग्रुप सेम था तो हमने हेलोजन्स को देखा। नीचे वाले केस में हेलोजन सेम हो गया तो हमने एल्काइल ग्रुप को देखा। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड बिल्कुल आपको क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो एक तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा मुझे एक सिंपल चीज बताओ आप, जैसे अगर मैं आपके सामने H2O बनाऊं, है ना, हाँ या ना, अरे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही नहीं दिख रही है, कौन दिखाते थे ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा रहे नहीं दिखा रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं ये कह सकता हूं ना, पानी में डिसॉल्व होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी जरूरी है। अरे हाँ या ना, किसी भी चीज को अगर आपको वाटर में डिसॉल्व करना है तो वाटर में डिसॉल्व कब होगा वो, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वाटर के साथ। इन जनरल केस की बात हो रही है, हाँ या ना। चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। अब आगे देखो जरा, अब क्या लिखा है सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसका आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लिखा है द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। फटाफट से बोलो, जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं वो काफी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो अगर कोई बच्चे से एक नंबर में क्वेश्चन आए तो वो सीधा सीधा लिख देगा, भाई क्यों नहीं है सॉल्युबल वाटर में, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दी वाटर। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहे होंगे ना, तभी तो वाटर के साथ, तभी तो वो इनसॉल्युबल है वाटर में। अब क्यों नहीं बना पा रहे वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द हेलो एल्केन इन वाटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भाई अगर आपको हेलो एल्केन को पानी में मिलाना है, थोड़ी एनर्जी तो डेफिनेटली लगेगी। अब क्या हुआ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। इस चीज को ध्यान से समझना बेटा जरा। देखो हुआ क्या, जो हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए थे, जो हमने हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए थे, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, चलो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, खैर ठीक है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब हुआ क्या, और ये मेरे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये मेरे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है या नहीं है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है ना, ये इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं करने वाला। ये जो बॉन्ड है ये इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पा रहा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को वाटर के ब्रेक कर दे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के ब्रेक कर दे। बिकॉज होगा क्या, पहले इसको अपने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, फिर इसके बॉन्ड भी तो ब्रेक करने पड़ेंगे ना। अरे वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी तो ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी तो ये वाटर मॉलिक्यूल हेलो एल्केन को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा। अब हो क्या रहा है, ये जो बॉन्ड है ये इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाता कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो पाए। अब वाटर के अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक ही नहीं हो पाएंगे तो वाटर जैसा पहले था वैसा ही रहने वाला है। अरे वाटर जैसा पहले था वैसे ही तो रहने वाला है। इस कारण हेलो एल्केन जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व
नहीं हो पाते हैं। एम आई क्लियर? अगर आपसे एक लाइन में कोई आंसर पूछे तो आपको क्या लिख देना है कि हेलो एल्केन्स आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है ये चीज? अब देखिए आगे फिर क्या लिखा है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन हेलो एल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल as these are not as strong as original hydrogen bond। भाई ओरिजिनली जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे वाटर में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे कंपेयर टू न्यू, अगर बनते भी हैं तो ठीक है। तो वो जो पहले स्टेबल था, जो पहले स्ट्रॉन्गर था, वो अपने आप को क्यों ही तोड़ना चाहेगा? ठीक है, वाटर अपने बॉन्ड्स क्यों ही ब्रेक करने पाएगा? तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स इन वाटर इज लो। एक लाइन के अंदर आंसर भी समझा दिया मैंने। क्या अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको क्या बोलना है कि भाई जैसे क्वेश्चन आया व्हाई हेलो एल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो व्हाट यू हैव टू से इज कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट, हेलो एल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल ले ले, है ना भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल ले ले, तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो मेरा बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाँ या ना? ये आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो इसमें तो ये इजीली डिसॉल्व होते हैं, इसमें तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा क्यों हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी का कोई लोचा नहीं होगा ना। अरे वहां पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा आ रहा था ना, यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ भी सिमिलर हो जाएगी, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अब देखो स्टेटमेंट आगे, because the strength of the new intermolecular force of attraction formed between the haloalkane and the solvent molecule। हेलोएल्केन और जो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, पिछले केस में सॉल्वेंट था वाटर, ठीक है, इस केस में सॉल्वेंट क्या हुआ आपका, जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पिछले केस में तो पोलर सॉल्वेंट हो गया था ना वाटर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि या तो बेंजीन हो या फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो। तो ये क्या करने वाला है बेटा, ये क्या करता है, इज ऑलमोस्ट एज सेम एज दैट बिटवीन द इंडिविजुअल हेलोएल्केन। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, जो आपकी एनर्जी जो होती है, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये इजीली डिसॉल्व इसमें हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली हेलोएल्केन्स डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज उनकी जो स्ट्रेंथ है सॉल्वेंट की, और जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूट, जो कि हमारा हेलोएल्केन है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो एनर्जी वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। चलिए अब नेक्स्ट तो क्या, अब देखिए, अब जो हमने इस प्यारे से लेक्चर में हमने जो जो भी चीजें पढ़ी, इस लेक्चर में हमारा जो लेक्चर का जैसे कि लेक्चर की जो हमारी हेडिंग भी थी वो क्या थी भैया, वो थी कि हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा किसके बारे में बच्चों, सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं? हेलो एल्केन सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल स्टेट, फटाफट से रिकॉल करिए फिजिकल स्टेट, हायर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स हेलो एल्केन्स में, फटाफट से याद करो। हेलो एल्केन्स के अंदर लोअर मेंबर क्या थे, गैसियस स्टेट में रह जाते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं वो या तो लिक्विड में रहेंगे या सॉलिड में रहेंगे। हायर के अंदर भी जो ज्यादा हायर है वो सॉलिड में रहेंगे, ठीक है। हेलो अरीन्स की बात करो बेटा, हेलो अरीन्स के अंदर तो आपका गैस स्टेट था ही नहीं, लोअर मेंबर लिक्विड में, हायर मेंबर सॉलिड में। अब बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी आपको पता है मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने क्या पढ़ा था इस केस में, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, वैन डर वाल फोर्स के। वैन डर वाल फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के। सबसे पहले हमको क्या देखना है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया इस चैप्टर का जिसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है हेलो एल्केन्स का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप मास को देखो, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, ठीक है। अब मान के चलिए अगर मॉलिक्यूलर मास सबका सेम हो गया, अगर किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास सबका सेम आ गया, उस केस में आपको क्या करना है बेटा, उस केस में आपको ब्रांचिंग देखनी है। तो हमने पढ़ा था पिछली स्लाइड में कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली होता है। तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा वहां पे, ऑर्डर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे प्राइमरी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर सेकेंडरी का और उसके बाद टर्चरी का, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा हेलो अरीन्स की बात अगर करें, हमने देखा था ना ऑर्थो मेटा एंड पैरा में, तो ट्रिक्स बनाई थी ओपीएम और पीओएम। तो बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक तो थी ओपीएम और मेल्टिंग पॉइंट की ट्रिक क्या थी, पीओएम। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, ओपीएम। ओपीएम ट्रिक याद आ रही है नहीं आ रही है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर पैरा का, फिर मेटा का, हाँ या ना। और अगर मैं बात करूं किसके, आपकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का था ओपीएम। अगर बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की तो उसकी ट्रिक क्या थी, पीओएम, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। देन आपका क्या था ऑर्थो, देन आपका मेटा।
आई होप क्लियर हो रहा होगा, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया है, तो एक रिकैप दे दिया जो आज हमने इस लेक्चर में देखा। अब देखिए सबसे फेवरेट सेक्शन मेरा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, क्या क्या कंपाउंड दे रखे हैं, ब्रोमोमिथेन दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों आपको, ब्रोमोमिथेन दिया है, फिर दिया है ब्रोमोफॉर्म, फिर दिया है क्लोरोमिथेन, फिर दिया है डायब्रोमोमिथेन। चलिए एक बार अपन ये बना के देख लेते हैं। तो भैया हमें क्या क्या दिया था उसने, हमें दिया था सर CHBr3, CHBr3 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर ब्रोमोफॉर्म, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको ब्रोमोफॉर्म। फिर क्या दिया था आपको, डायब्रोमोमिथेन, क्या दिया था, डायब्रोमोमिथेन। तो डायब्रोमोमिथेन क्या होता है, CH2Br2, अरे हाँ या ना, डायब्रोमोमिथेन क्या होता है, CH2Br2। उसके बाद आपको क्या दिया था बेटा, उसके बाद दिया था आपको ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोमिथेन क्या होता है, CH3Br, अरे क्या होता है, CH3Br, ब्रोमोमिथेन। और उसके बाद आपको क्या दिया था, क्लोरोमिथेन, क्या दिया था प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको दिया था क्लोरोमिथेन, यही तो दिया था आपको, ठीक है ना, ब्रोमोमिथेन ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमिथेन डायब्रोमोमिथेन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले देखो सबके पास एक ही कार्बन है, हाँ या ना, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है हेलोजन, अरे डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, हेलोजन। तो मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, वैन डर वाल्स फोर्स के, और वैन डर वाल्स फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के, हाँ या ना, ये तो इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा आपको। अरे ये क्वेश्चन तो इसी पॉइंट से क्लियर हो जाएगा ना, बिकॉज आपको मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस दिख रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास सबका सेम होता, अगर मॉलिक्यूलर मास सबका सेम होता मतलब आइसोमर होते, तो हम फिर क्या देखते, ब्रांचिंग को। और ब्रांचिंग का पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली होता है किसके, ब्रांचिंग के। और ब्रांचिंग के अगर इनवर्सली है तो ऑर्डर क्या रहता है, फटाफट बोलो, फिर प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, और उसके बाद टर्चरी का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, अरे सबसे ज्यादा इसका ही तो होने वाला है भैया, तीन तीन ब्रोमीन लगे, मॉलिक्यूलर मास अपने आप बढ़ गया, फिर किसका होगा, CH2Br2 का, फिर किसका होगा, CH3Br का, फिर CH3Cl का। भैया मास तो पता है ना, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, आयोडीन का, फिर किसका होता है, ब्रोमीन का, फिर किसका होता है, क्लोरीन का, फिर किसका होता है, फ्लोरीन का। आई होप ये पॉइंट आपको, सिंपल से पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ब्रोमोफॉर्म सबसे ज्यादा, देन डाइब्रोमोमिथेन, देन ब्रोमोमिथेन, देन क्लोरोमिथेन। तो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, इसका आंसर होने वाला है ए। क्या होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर होगा ए। अब अगर देखें हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे देखो एक रीजन वाला क्वेश्चन आ गया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब चेन, क्या बोला, मतलब चेन, तो बना देते हैं CH3 CH2 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 Br, ये तो हो गया आपका क्या, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हुआ ये, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए अगला क्या बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट वो बोल रहा है आपसे टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, अरे Br जिस कार्बन पे लगाए वो टर्चरी बना दो भाई, Br जिस कार्बन से लगाए वो टर्चरी बना दो। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया है, नहीं किया है, ये क्या हो रहा है टर्चरी, ये क्या हो रहा है आपका प्राइमरी, हाँ या ना, अरे ये क्या है आपका प्राइमरी, ये क्या है आपका टर्चरी। बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से, मॉलिक्यूलर मास तो इनका सेम है क्योंकि आइसोमर है, तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली किसके होता है आपका, ब्रांचिंग के। अरे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली किसके होता है, ब्रांचिंग के। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हम इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए, प्राइमरी का, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट टर्चरी का तो क्या होगा, कम, बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी का क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि ब्रांचिंग के इनवर्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको पॉइंट, स्ट्रक्चर बनाने थे और ये बताना था, ये आपको रिलेशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, या फिर मैं बोलूं इमिसिबल इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, अरे हेलो एल्केन तो इनसॉल्युबल ही होते हैं वाटर में, हाँ या ना, पानी में कहां मिल पाते हैं, अच्छा पानी में क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि पानी में जिसको भी मिलना है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, और हेलो एल्केन्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाते कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाए वाटर के साथ, हाँ या ना। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रुथ। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ट्रुथ, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।